मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो जो कैपेसिटेंस वर्ड आपके पास जनरेट हुआ है वो वर्ड जनरेट हुआ है आपके पास किससे? कैपेसिटी। किससे? कैपेसिटी। और जो कैपेसिटी वर्ड का मतलब होता है वो क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर। क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर। मतलब हिंदी में बोले तो धारण करने की क्षमता। क्या बोला मैंने? कैपेसिटी का वर्ड मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अपने पास एक फर्स्ट वाला पोर्ट है, ठीक है, वो अपने पास 1 लीटर वाटर स्टोर करता है, ठीक। और सेकंड वाला पोर्ट है वो अपने पास 5 लीटर वाटर स्टोर करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास सेकंड वाले पोर्ट की कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला पोर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एबिलिटी टू स्टोर वाटर क्या है? ज्यादा है नहीं है? और जैसे जैसे अब इसकी एबिलिटी से ज्यादा पानी इसमें भरेंगे तो वो वाटर क्या होगा आपके पास में? लीकेज होगा। भाई इसमें 5 लीटर वाटर भर सकते हैं तो उससे ऊपर पानी भरेंगे तो आपके पास क्या होगा? वाटर लीकेज होगा, वाटर बाहर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी एबिलिटी ज्यादा है और इसकी एबिलिटी कम है। तो ये भी बात समझ में आ रही है कि जिसकी आपके पास साइज एंड शेप ज्यादा होगी उसकी एबिलिटी आपके पास ज्यादा होगी। अब अपने पास इसकी बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में हम वाटर तो स्टोर कर नहीं सकते, तो क्या स्टोर करेंगे? आपके पास चार्ज स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज स्टोर करेंगे। अगर यही बात अपन कंडक्टर के लिए करें तो अपने पास जो कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब होगा वो होगा एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। क्या? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। मतलब कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी आपके पास में? कैपेसिटी होगी या फिर क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस कहलाएगी। इसको हम आगे समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। देखो सपोज करो ये अपने पास क्या है? एक कंडक्टर है। यहां अपने पास इनफाइनाइट पे कोई प्लस क्यू चार्ज। हमने पढ़ा था कि जब किसी इनफाइनाइट से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हैं तो उसमें किया गया वर्क डन आपके पास इसके बराबर होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होता है नहीं होता है? तो उसी चीज से समझे कि जैसे हम सबसे पहले एक प्लस यहां लेके आएंगे तो इस प्लस को इनफाइनाइट से इसकी सरफेस पर लाने पे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि यहाँ इसकी सरफेस पर पहले से कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है जो इसका अपोज करे। लेकिन जैसे ही हम सेकंड प्लस लेके आएंगे तो इस सेकंड प्लस का ये पहले वाला प्लस क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा तो इस प्लस को इस सरफेस पर आने के लिए कहीं ना कहीं रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और वही रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम अपने पास इसके रूप में स्टोर होगा एनर्जी के रूप में, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? पोटेंशियल के रूप में, ठीक है। और ज्यादा प्लस लेके आएंगे तो और वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन करना पड़ेगा तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल और इंक्रीज होगा या नहीं होगा? और ज्यादा प्लस लेके आएंगे तो और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। इस तरह से जैसे हम इसको चार्ज करते चले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल क्या चल जाएगा आपके पास में? इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना? तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपके पास पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है या नहीं? ठीक। अब जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है? कांस्टेंट आता है। या बोल सकते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो अपने पास कांस्टेंट आता है। और यहां ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी ही अपने पास क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोला मैंने? ये सी ही आपके पास क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अब जो सी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी आपके पास? Q अपॉन V के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगी? Q अपॉन V के बराबर होगी। अब यहां से हम देखो डेफिनेशन जनरेट करेंगे तो ये सी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस
द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज, ड्यू टू दिस द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब रेशियो किसका हो गया आपके पास, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और इस चार्ज को देने के बाद जो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्ज देने के कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो वो रेशियो आपके पास उसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर के बराबर होगा। ठीक है, और अब आपके पास इसको आगे बढ़ सकते हैं। देखें आप क्या कि कहीं ना कहीं आपके पास जो C की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, Q अपॉन V। ठीक, अब हम अगर V इक्वल्स टू 1 वोल्ट करते हैं, V की वैल्यू 1 वोल्ट करते हैं, तो C की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी अपने पास, Q के बराबर आ जाएगी। यहां से अपने पास एक डेफिनेशन जनरेट हो गई। क्या डेफिनेशन जनरेट होगी, द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल by 1 volt is called capacitance of a conductor। क्या बोला मैंने, the charge required to increase the potential by 1 volt is called capacitance of a conductor। मतलब किसी भी कंडक्टर का चार्ज, किसी भी कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी, जितने चार्ज की आपके पास नीड होगी, वो क्या कहलाएगा आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहां से कहीं ना कहीं हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। Q की यूनिट क्या होती है, गुलाम, और V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास में, गुलाम अपॉन वोल्ट। एक आपके पास इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, फैराड होती है। क्या होती है, फैराड होती है आपके पास। ठीक है, अब ये तो आपके पास क्या है, बिगर यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास क्या होती है, माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, मिलीफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड की बात करें तो इसमें कितने फैरड होंगे आपके पास, 1 × 10⁻⁻6 फैरड। 1 नैनोफैरड की बात करें तो 1 × 10⁻⁹ फैरड। और आपके पास मिलीफैरड की बात करें 1, तो 1 मिलीफैरड के अंदर 1 × 10⁻³ फैरड। ये आपके पास क्या होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके पास। ठीक है, अब यहां से हम चाहें तो यूनिट मैंने आपको बताई फैरड, और कहीं ना कहीं चाहे तो इसकी क्या कर सकते हैं, डायमेंशन भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए C बराबर क्या है आपके पास में, Q अपॉन में V। ठीक है, हम V का एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या, W अपॉन में Q। ठीक है, अभी Q ऊपर चला जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में W हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब Q की हम यूनिट जानते हैं 80, स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर, और W की क्या जानते हैं, M1 L2 और T-2 जानते हैं। अब इनको सोल्व कर लो, आपके पास क्या हो जाएगा, M-1 L-2 और T ऊपर जाके प्लस होगा, +2 ये और +2 ये कितना, +4 और 8 क्या होगी, M-1 L-2 T4 और A2। ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो आपके पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q अपॉन V, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने क्या किया, V की वैल्यू 1 कर दी, तो C की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास में, Q के बराबर आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होती है वो अपने पास क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। फिर मैंने इसको यूनिट बताई आपको, यूनिट क्या होगी इसकी, Q की गुलाम और V की क्या है, वोल्टेज। तो फिर ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, फैरड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन कौन सी हो सकती है, माइक्रोफैरड, मिलीफैरड, नैनोफैरड। 1 माइक्रोफैरड में 1 × 10⁻⁻6 फैरड, नैनो में 10⁻⁹ फैरड, और मिली में 10⁻³ फैरड। अब मैंने इसकी डायमेंशन बताई, C बराबर Q अपॉन V, और V की का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q, तो Q ऊपर चला जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा, M-1 L-2 T4 और A2। तो ये चीज अपने पास आ गई। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, देखा है आपने, तो C की वैल्यू अपने पास क्या, Q अपॉन V। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने पास Q बराबर 1
सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 फैराड आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी 1 फैराड आ जाएगी। तो 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी अपने पास, क्या हो जाएगी, ऑन गिविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज टू ए कंडक्टर, its potential increase by 1 volt, then the capacitance of a conductor is 1 farad। क्या बोला कि मैंने अपन किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं और उस 1 कूलम चार्ज देने पर उस कंडक्टर का आपके पास जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है। 1 कूलम चार्ज देने पर उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा आपके पास में 1 फैराड होगा। मैंने क्या बोला, ऑन गिविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट, then the capacitance of a conductor is 1 farad। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई, 1 farad की डेफिनेशन हो गई। अब आप देखें कहीं ना कहीं हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं किसके बीच में, Q और V के बीच, Q और V के बीच में। कैसा ग्राफ बनेगा आपके पास में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, क्या बनेगी, क्योंकि आपके पास Q और V आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो पूरी की पूरी आपके पास क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इस ग्राफ का ये जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्योंकि अगर सपोज करो कि ये एंगल आपके पास थीटा है, क्या है, थीटा है, तो आपने पढ़ा है कि ग्राफ के लिए tan थीटा बराबर किसके बराबर होता है आपके पास में, y अपॉन x के बराबर। तो y क्या है अपने पास q और x क्या है आपके पास में v। ठीक है ना, और q अपॉन v अपन ने क्या पढ़ा, c। तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ का जो स्लोप है या जो एंगल थीटा बन रहा है वो क्या बता रहा है आपके इस कंडक्टर के आपके पास क्या बताएगा, उसके कैपेसिटेंस को बताएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी, सपोज करो ये थीटा की वैल्यू अब थीटा 1 हो गई, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये ग्राफ पर उल्टा बनाएंगे, अगर ये ग्राफ उल्टा बनाएंगे, ऊपर v ले लेंगे नीचे q ले लेंगे, तो अब जो tan थीटा बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में, y अपॉन x में क्या आ जाएगा, v अपॉन q। ठीक है, और ये अपने पास c के बराबर हो नहीं सकता, तो c के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन tan थीटा करेंगे, तो 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, q अपॉन v के। अब ये किसके बराबर होगा, c के बराबर। अब इसमें उल्टा होगा कि जैसे जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी आपके पास। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो q अपॉन v के बीच में बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ने से आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर v और q के बीच में बना रहे हो तो आपके पास घटेगी आपके पास। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही होगी आपके पास। ठीक है, ये आपके पास जो कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे अपने पास, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके पास कहीं ना कहीं से चार्ज देंगे, तो चार्ज अपने पास इसके सारे कहां आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, इसके सरफेस पे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये चार्ज के पास सरफेस पे आ रहा है और इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r मान ली। कितनी मान ली, r मान ली।
अब एक चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि जो आपके पास चार्ज कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पे जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, K/Q में कैपिटल R। क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल दे रहे हैं तो वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा है इसका, सॉरी जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है अपने पास, K/Q में R। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा C बराबर Q बड़ा लेने आप, सपोज करो हमने इसको क्या दिया, प्लस चार्ज दिया। C बराबर क्या पढ़ा हमने, Q में भी, ठीक है। तो यहां से B की वैल्यू रखते हैं तो C की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, Q KQ बटा R, ठीक। अब KQ बटा R, तो इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, C की वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, R अपॉन K के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, R अपॉन K के बराबर आ जाएगी, ठीक। अब K की वैल्यू रखते हैं तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू कहीं ना कहीं आपके पास आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और ये वैल्यू आपके पास किसके लिए आई है, वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए वैल्यू आई है, आई नहीं आई है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक कंडक्टर लिया, वो कंडक्टर को चार्ज दिया, सारा सारा चार्ज कहां गया, उसकी सरफेस पर आ गया। और उस कंडक्टर की रेडियस क्या आपके पास में R है, ठीक है। अब इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V बराबर K/Q में R। पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर K/Q में R। कैपेसिटेंस के फॉर्मूला हम जानते हैं, C बराबर Q में V। तो V की वैल्यू रख दी Q अपॉन में K/Q में R, तो उसे Q कट गया तो C बराबर क्या आ गया आपके पास में, R अपॉन A। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन उसकी वैल्यू रखी तो अपने पास ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, कहीं ना कहीं C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यहां से आपको दिख रहा है कि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, R भी आपके पास एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपके पास में रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्फेरिकल कंडक्टर की जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी साफ दिख रहा है, फिर जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, उतनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, और पोटेंशियल ज्यादा होगी तो आपके पास कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां मतलब क्या है आपके पास कि आपके पास जितनी ज्यादा इसकी रेडियस होगी उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। लेकिन ये हमने किसके लिए निकाला, एयर के लिए निकाला। सपोज करो अगर मीडियम हो तो मीडियम के लिए अपन क्या लिखते हैं, Cm लिखते हैं, और Cm में 4 पाई एप्सिलॉन m इनटू R। और एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होगी मीडियम के लिए, एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो Cm की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किसके लिए होगी आपके पास, जब कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो, मीडियम हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Cm अपॉन Ca कर दें, क्या कर दें, Cm अपॉन Ca कर दें। तो Cm की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। और ये Ca की वैल्यू क्या थी अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू ये चीज कैंसिल हो गई। तो Cm अपॉन Ca की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एप्सिलॉन R। क्या कह सकता हूं कि Cm की वैल्यू Ca इनटू एप्सिलॉन R के बराबर होती है। तो कैपेसिटेंस आपके पास मीडियम में जो एयर में कैपेसिटेंस होता है उसका एप्सिलॉन R गुना होता है या एप्सिलॉन R टाइम्स होता है, ठीक है। आप उस पर आ गई ये चीज, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड मतलब हमने अलग से स्फेरिकल कंडक्टर लिया था, ठीक है। थैंक यू।